हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 10th का टर्म 1 का, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी कर जाता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। और देखिए फ्रेंड्स, इससे आप लोग को पैटर्न के बारे में भी पता चल जाता है। तो पैटर्न से फ्रेंड्स देखिए, इस बार आप लोग को क्या हुआ, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि आप लोग का 40 नंबर का यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 20 क्वेश्चन है, मतलब कि 20 क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। तो बच्चों, जैसे ही आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी होता है, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि आप लोग का क्लास 10th का टर्म 1 का साइंस का जो भी सिलेबस था फ्रेंड्स, उसका मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। तो आप उसे नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे उल्टा, दूसरा वास्तविक, तीसरा अवर्धित और यहाँ पे चौथा बोल रहा है कि सीधा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो उत्तल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस उसकी वक्रित त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होता है, F=R/2 होता है। तो इसका देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, 2 गुना, यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि आधा, तीसरा बोल रहा है कि 4 गुना और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि F= क्या होता है, R/2 होता है, मतलब कि जो फोकस होता है वक्री त्रिज्या का क्या होता है, ये हमारा आधा होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है आपका बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पहला 0, दूसरा घनात्मक, तीसरा ऋणात्मक और चौथा बोला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है हमारा, वो क्या होता है कि हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, मतलब कि जब शेविंग वगैरह करते हैं हम लोग तो वहाँ पे किस दर्पण का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया पहला अवतल, दूसरा बोल रहा है उत्तल, तीसरा समतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा पहला नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल। तो हम लोग जब शेविंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मतलब लेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। कौन सा होता है हमारा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो कहाँ पे वस्तु को इस रखने पे फ्रेंड्स, जो उत्तल लेंस पे हमारा जो इमेज होता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बड़ा बनता है। ये आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बुक का इंडेक्स क्वेश्चन से लिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है F और 2F के बीच पर, तीसरा बोला कि लेंस और F के बीच पर और चौथा यहाँ पे 2F और अनंत के बीच पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका F और 2F के बीच पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती किधर, ये आपको बताना है। देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि अभिलंब के समांतर, दूसरा बोल रहा है कि अभिलंब के दूर, तीसरा बोल रहा है अभिलंब की ओर और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि सपोज कीजिए क्या हमारा एक नॉर्मल लाइन है, तो जब ये हवा से क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारा सपोज कीजिए ये कांच है, ये हवा है, तो जब भी ये हवा से कांच की ओर जब जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रकाश है हमारा क्या होता है कि ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो
तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा अभिलंब की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस का जो एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जूल, दूसरा बोल रहा है वाट, तीसरा अर्ग और यहाँ पे चौथा डायोप्टर। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर कोई भी चश्मा यूज़ करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि जो वहाँ पे जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप कराने तो वहाँ पे जैसे -1.0 डायोप्टर लिखता है या तो प्लस भी किसी किसी का होता है तो वहाँ पे 2+2 डायोप्टर होता है। तो ये जो डायोप्टर है यही तो हमारा लेंस का एसआई मात्रक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो हमारा लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो नेत्र में लेंस होता है कैसा लेंस होता है, मतलब कि हमारे नेत्र में किस तरह का लेंस होता है ये आपको बताना है। पहला देखिए आपको ऑप्शन दिया अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल और यहाँ पे चौथा द्विफोकसी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आँख कैसा होता है, इस टाइप में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे भी पता कर सकते हैं कि ये हमारा किस तरह का लेंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आंख के लेंस की वक्री त्रिज्या को नियंत्रित करती है कौन, हमारा आंख का लेंस को वक्री त्रिज्या को नियंत्रित करती है ये आपको बताना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पहला पुतली, दूसरा दृष्टिपटल और एवं तीसरा बोला है पश्चमाभी मांसपेशियां, चौथा बोला है कि परितारिका। तो देखिए आंख का जो लेंस का वक्री त्रिज्या होता है फ्रेंड्स हमारा, ये पश्चमाभी जो मांसपेशियां होती है वो क्या करता है, उसको हमारा नियंत्रित करता है। जैसे कि आप इसको भी देख सकते हैं कि आप इधर राइट लेफ्ट या दाएं बाएं जब हम लोग देखते हैं तो जो हमारा ये सिलरी मसल्स होता है, हमारा जो ये पश्चमाभी मांसपेशियां होता है वो क्या करता है, आँख के लेंस को वो हमारा नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका अधिकतम दूरी पूछा गया ना कि न्यूनतम दूरी। अगर हम लोग न्यूनतम दूरी पूछता तो उसका आंसर कुछ होता और यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा गया। तो देखिए अधिकतम दूरी पूछा गया फ्रेंड्स, इसलिए हमारा यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, अनंत पे हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि न्यूनतम दूरी बताइए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन दे रहा है कि निकट दृष्टि दोष को, दूसरा दिग्दृष्टि दोष को, तीसरा बोला कि जरा दृष्टि दोष को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग कौन करता है। देखिए तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उन लोग को क्या होता है कि निकट का वस्तु तो बहुत ही क्लियर दिखता है, साफ दिखता है, लेकिन दूर का वस्तु को साफ नहीं देख पाता। तो इसीलिए क्या होता है कि अवतल लेंस का यूज उन लोग करता है, उन लोग प्रयोग करता है, जिससे क्या होता है कि जो उसका जो इमेज है, जो इसका यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब है फ्रेंड्स वो आंखों के रेटिना में फिर बनने लगता है। अवतल लेंस कौन यूज करता है फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा निकट दृष्टि दोष वाला जिसको होता है वो लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा बोला कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे, और तीसरा बोला कि प्रकाश का परिकर्णन, और चौथा बोला कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। मतलब जो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है उपचयक, दूसरा बोल रहा है अपचयक, तीसरा अभिकारक, चौथा उत्पाद। देखिए फ्रेंड्स आप लोग इसको ऐसे समझिए,
आप लोग देखते होंगे कि H2O बनता है हमारा, कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया बंद करता है तो क्या बनता है हमारा, वाटर बनता है H2O। तो ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो हमारा भाग ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ये इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि समीकरण यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, CaCO3 यहाँ पे उष्मा से क्या कर रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। तो ये CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा बोल रहा है वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया का जो पूरा फुल नोट्स के साथ आप लोग को हम समझाएं हैं, वहाँ पे इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया, तो आप लोग उसको नहीं देखे तो उसका भी जाके देख सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से मैंने उसका भी करवा दिया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, तो आप लोग भी देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोग का इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे बात हो रहा था फ्रेंड्स कि जो CaCO3 है, जब इसमें देते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, ये आपको बताना है। देखिए इसको हम ट्रिक से भी समझाए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे सपोज कीजिए ये क्या है, A है प्लस ये B है। देखिए तो ये हमारा A में टूट रहा है और ये B में टूट रहा है। तो देखिए तो ये हमारा पहले AB था, लेकिन ये यहाँ पे उत्पाद में क्या रखिए, टूट जा रहा है, A और B में टूट रहा है। तो टूटना हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आप लोग को बताया था कि वियोजन होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वियोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आप लोग को ट्रिक के साथ भी समझाए थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाता है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका इस चैप्टर से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी, दूसरा बोल रहा है ऊष्माशोषी, तीसरा बोल रहा है संयोजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें हमारा ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन होता है, मतलब कि ऊर्जा निकलता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊर्जा देना पड़ता है। तो जो श्वसन होता है फ्रेंड्स हमारा ऊष्माक्षेपी हो जाता है। हमारा श्वसन कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे आपका अभिक्रिया दिया गया फ्रेंड्स, इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा एक अभिक्रिया नहीं होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से क्या होता है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो इसलिए जो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एक अभिक्रिया नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, ये आपको बताना है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सोडियम के बारे में। इधर आपका सोडियम क्या है, 1 है, यहाँ भी सोडियम आपका 1 है, तो सोडियम का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी इसके साथ 2 है, तो मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हमारा 4 है। तो इधर देख लेते हैं राइट साइड। देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो मतलब कि ये इधर 3 है। तो ना मुन्ना ना, ये बिल्कुल हमारा संतुलित नहीं है। अगला ऑप्शन यहाँ पे 3 Fe दिया हुआ है, इधर यहाँ पे 3 Fe है, तो मतलब कि ये तो आयरन यहाँ पे हमारा संतुलित है। अगर हाइड्रोजन के बाद देखा जाए तो देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 8 है, और दाहिना तरफ देखिए यहाँ भी कितना हाइड्रोजन हमारा 4 दूनी 8, मतलब कि हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित है। बचा मेरा कौन, ऑक्सीजन। तो देख लेते ऑक्सीजन को, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा ये 4 इससे भी तो मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और इधर भी हमारा 4 ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब इसका सारा यहाँ पे जितने भी तत्व हैं वो सारे हमारे क्या संतुलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अभिक्रिया देखिए ZnO प्लस C दिया हुआ है और यहाँ पे Zn प्लस CO बन रहा है, में किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा उपचयन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया Zn का, यहाँ पे दूसरा C कार्बन का, तीसरा बोला कि ZnO और यहाँ पे चौथा CO। तो देखिए फ्रेंड्स उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना होता है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखना कि किस में ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन यहाँ पे क्या रहा है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे लाल लिटमस पथ को नीला कर दे रहा है, लाल से मतलब नीला हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल जो बी नंबर है यहाँ पे दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षार। क्योंकि क्षार में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो लाल लिटमस पत्र होता है हमारा वो नीला कर देता है। अगर यही आपसे पूछता कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा अम्ल हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे आपको पता करना कि इनमें से कौन सबसे कमजोर अम्ल है, आपको छांटना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया HCl, दूसरा बोल रहा है H2SO4, तीसरा बोल रहा है कि HNO3, चौथा CH3COOH। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका सही आंसर बात किया जाए तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा, CH3COOH। ये जो हमारा है बहुत ही दुर्बल अम्ल है। देखिए ये HCl और H2SO4 क्या बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत अम्ल है। तो लेकिन यहाँ पे बात क्या था दुर्बल का, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है क्या, ये आपको बताना है। तो अम्ल के बारे में बात हो रहा है और जलीय विलयन में बात हो रहा है। तो अम्ल में हमेशा आपको याद रखना फ्रेंड्स कि उसमें क्या होता है हमारा H+ आयन निकलता है, क्या H+ आयन देता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि 23 नंबर में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमको लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम लोग सीधा देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अम्ल का यहाँ पे जो पीएच मान क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि ये सपोज कीजिए स्केल पढ़े थे पीएच स्केल के बारे में। ये यहाँ पे क्या था न्यूट्रल था, मतलब कि उदासीन था, जिसका हम लोग पीएच मान कितना होता है 7 होता है। अगर 7 से जितना कम होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है, और 7 से जितना ज़्यादा होता है वो क्या होता है हमारा उतना क्षार होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो 7 से जितना भी कम होगा वो हमारा क्या होगा अम्लीय हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोला कि कौन अधिक क्षारीय है, इसमें से आपको बताना है। तो अभी हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि एक पीएच स्केल के बारे में, जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से जितना कम होगा वो हमारा अधिक उतना अम्लीय होगा, और 7 से जितना यहाँ पे अधिक होगा वो हमारा क्या होगा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है pH इक्वल टू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, pH इक्वल टू 10, pH इक्वल टू 12 और pH इक्वल टू 14। ये तो हमारा सारा क्या है 7 से अधिक है, लेकिन इनमें से भी आपको छांटना कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, क्योंकि ये सबसे अधिक क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, CaCl2O, CaOCl2, चौथा यहाँ पे CaHCO3 का होल 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा बोला ग्लूकोज से, और यहाँ पे चौथा पनहारिता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है लिखित में कौन परजीवी है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया राइजोबियम, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा बोल रहा है कि यहाँ पे ऑर्किड, यहाँ पे
चौथा बोल रहा है मच्छर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रुधिर की तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सीरम, तीसरा लसिका, चौथा धमनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मा। तो रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा बोलते हैं। चलिए 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे बोला है कि 2, यहाँ पे दूसरा 3, यहाँ पे तीसरा 4 और चौथा केवल 1। देखिए तो मछली का हृदय के बारे में बात हो रही है कि उसमें कितने कोष्ठों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा पहला नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 2। तो मछली के हृदय में हमारा 2 कोष्ठ होता है। यही हमारा अगर ह्यूमन के बारे में बात होता है, मानव के बारे में, कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होता है, तो उसका सही आंसर कितना हो जाता है हमारा 4। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मनुष्य के वृहक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, दूसरा श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से, चौथा परिवहन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला क्लोरोफिल में, दूसरा लाल रक्त कण में, तीसरा बोला कि वर्ण लवक में, चौथा यहाँ पे श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला, क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यहाँ पे बडिंग किसमें होता है, इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको मुकुलन को बडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला अमीबा, दूसरा हाइड्रा, तीसरा स्पैरोगेरा और चौथा यहाँ पे म्यूकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रा में। तो हाइड्रा में हमारा कैसा विधि होता है, मुकुलन विधि होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एड्स रोग किसके कारण से होता है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा फंगस, चौथा प्रोटोजवा। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु। अगर आपको यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद देखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से होता है डिफिशेंसी और एस से होता है सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं। इसका देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होता है, हमारा परागकण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, वो फल कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया पवन, दूसरा कोयला, तीसरा सूर्य, चौथा यहाँ पे जल। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कोयला हो जाएगा। कोयला क्या एक बार खत्म हो जाता है तो इसको क्या होता है कि बहुत ही लंबे समय लग जाता है इसको बनने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सौर सेल कहते हैं। तो जो सौर ऊर्जा हमारा सीधे विद्युत में जो बदलते हैं फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। पहला ऑप्शन बोला कि हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा बोला कि ईथेन और चौथा यहाँ पे ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे मीथेन। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग का क्लास 10th का जो साइंस का टर्म 1 का जितना भी जो सिलेबस है उसका मैंने सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूँ और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं और अपना एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय